हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री क्लास 10th के लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। आपको पता होगा कि सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, उसी के न्यू पैटर्न पर लेते हुए हम लोग केमिस्ट्री यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है जैसे कि 5 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। 5 चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स में आपके कोई भी रिडक्शन सिलेबस में नहीं हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसमें कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं हुए हैं, तो जो आपका सिलेबस में पहले था वही सिलेबस में है। तो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री कितने नंबर की आएगी। देखिए आपके जो एग्जाम में है, बोर्ड एग्जाम में, वो केमिस्ट्री जो आएगी वो 26 मार्क्स की आएगी। तो 26 मार्क्स की आएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड आप लोग मेरे लेक्चर्स को ही फॉलो करना। मैं बहुत डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री को। शायद 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे भी तब भी आपको केमिस्ट्री आराम से आ जाएगी, क्योंकि नोट्स याद करने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार रीड करोगे बहुत अच्छे से आराम से समझ में आएगी। तो 26 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। 26 मार्क्स में आपका 5 क्या है, चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो 5 चैप्टर्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 by 1। पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री भी हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करते हुए ही पढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। तो देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस आपने जनरली अभी तक जो पढ़ा होगा वो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज ये पढ़ा होगा जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। यानी फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे शेप एंड साइज वगैरह ये सब चेंज हो जाए, वो आपकी क्या हो जाती है, फिजिकल चेंजेस। ठीक, केमिस्ट्री में भाई हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स के थ्रू जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, केमिकल चेंजेस। बट अगर हम बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन है उसकी, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहला है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है भाई आपका केमिस्ट्री में अगर हम पढ़ें तो फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें कि चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। यानी कलर में चेंज आए, स्टेट में चेंज आए। कलर में चेंज आए मतलब अगर कोई चीज आपकी ब्लू दे रखी है तो वो रेड हो जाए। ठीक, ये तो कलर चेंज हो गया। स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्टेट हमारी कौन सी होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में चेंजेस आ जाए वो आपकी क्या हो गई, स्टेट हो गई। यानी कलर और स्टेट में चेंज हो बट उसमें न्यू सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हो। यानी न्यू सब्सटेंस का मतलब कोई अदर सब्सटेंस उसमें फॉर्म नहीं हो, यानी जो चीज पहले थी वही चीज वो रहे, वो आपका क्या होगा, फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल ले भाई, एग्जाम्पल क्या हो गया, अब एग्जाम्पल लिया हमने H2O, वाटर लिया। अब वाटर को हमने क्या करा भाई, बॉयल कराया। वाटर को हमने बॉयल कराया। बॉयल कराने पर हमारा क्या होगा भाई, ये बॉइलिंग कराई तो ये हमारा स्टीम में चेंज हो जाएगा। स्टीम में चेंज तो होगा बट इसका जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा। यानी जो आपका सब्सटेंस था पहले वही सब्सटेंस आपका रहा, बट ये चेंज हुआ स्टीम में। स्टीम में चेंज हुआ बट आपका सब्सटेंस वही रहा। तो ये क्या हो गया आपका फिजिकल चेंजेस, यानी जिसमें कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें जो है स्टेट चेंज हो रही है। यहां पर H2O जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, यानी इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से ये किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से ये गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। यानी इसमें लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में तो चेंज हो रहा है, स्टेट तो चेंज हो रही है बट न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। ये होता है आपका फिजिकल चेंज। क्लियर, केमिस्ट्री में वैसे आपने रबर बैंड को भी अगर आप क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे तो वो भी क्या है, चेंजेस ही है भाई, वो फिजिकल चेंजेस है। वो आपका किसमें आ जाता है, फिजिक्स वगैरह में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है भाई, केमिकल चेंज में भी आपका कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इसमें न्यू सब्सटेंस और फॉर्म्ड होता है। यानी अगर कोई चेंजेस आएगा तो उसमें न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म्ड होगा। यानी वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड।
यानी एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस फॉर्म्ड होंगे रिएक्ट होने के बाद और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, समझाता हूं मैं। एक बीकर है, इस बीकर में हमने क्या करा, सॉल्यूशन ले लिया किसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कैसे ये चीजें होती है, मैं बताऊंगा, बट अभी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। सपोज ये मैंने एक आयरन नेल ले ली, आयरन नेल का मतलब क्या हो गया, Fe, आयरन नेल ले ली, ठीक है। CuSO4 ले लिया, ये क्या आपका हो गया, सॉल्यूशन हो गया किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये आपका ब्लू कलर का होता है। कैसे सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का, क्लियर। अगर इसको हमने क्या करा भाई, आयरन के संग जब हम इसमें रिएक्ट करेंगे, पहले CuSO4 लिया एक बीकर में, उस सॉल्यूशन में अब जैसे मैं आयरन नेल क्या करूंगा, उसमें डालूंगा तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे भाई, आफ्टर सम टाइम क्या चेंजेस आएंगे भाई, आफ्टर सम टाइम हमारे पास जो चेंजेस आएंगे कि Cu जो है वो आपका आयरन नेल पर आ जाएगा, यानी कॉपर जो है वो आपका किस पर आ जाएगा, आयरन पर आ जाएगा। कॉपर जो है यानी यहां पर कॉपर जो होगी, कॉपर डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, कॉपर डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, यानी कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी किस पर, आयरन नेल पर। तो यहां पर भाई कॉपर डिपॉजिट हो गई। अब कॉपर डिपॉजिट हो गई तो ये सॉल्यूशन किसका बन गया, ये सॉल्यूशन जो बन गया वो आपका किसका बन गया, FeSO4 का। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, FeSO4, यानी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ये आपका किस कलर का होता है, ये आपका होता है ग्रीन कलर। ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो इससे अगर हम इक्वेशन बनाए, इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, Fe था हमारे पास, आयरन नेल थी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया, तो क्या हुआ भाई, आफ्टर सम टाइम इस आयरन ने क्या करा भाई, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहां पर FeSO4 प्लस C, यानी रिएक्शन जो हुई वो क्या बन गई, FeSO4 प्लस Cu। अब यहां पर जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, ब्लू, और यहां पर जो सॉल्यूशन था वो कैसा था, ग्रीन। जो हमारा बन के आया वो ग्रीन हो गया, क्लियर। तो हमें इससे क्या पता पड़ा, देखो, तो आयरन के संग जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाया जो कि ब्लू कलर का था, तो चेंजेस होके क्या आया, FeSO4 जो ग्रीन कलर का था प्लस कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, कौन सा, FeSO4। और स्टेट में क्या चेंज हुआ, कलर में क्या चेंज हुआ, ब्लू कलर से ग्रीन कलर बन गया, यानी सॉल्यूशन जो पहले ब्लू सॉल्यूशन था वो ग्रीन सॉल्यूशन बन गया। तो इसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस, यानी वन और मोर न्यू सब्सटेंस आया विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इससे डिफरेंट होंगी। भाई ये ब्लू कलर का आ गया, ये ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। इस टाइप से ये आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझना बहुत जरूरी था। इसी पर बेस्ड हमारी केमिकल चेंजेस जो भी हो रहे हैं भाई हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। भाई यही तो केमिकल रिएक्शन है, इसी के बारे में तो हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन यही है, और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं और क्या केमिकल चेंजेस होते हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी था। अब आएंगे हम लोग अपने चैप्टर पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, तो अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस पर। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस वो होती है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होती है। जैसा मैंने एग्जांपल लेके बताया था, कौन सा, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, यानी न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज जिसमें फॉर्म्ड हो जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स। इसका मतलब क्या है भाई, हमने इक्वेशन ली थी Fe प्लस CuSO4 जो कि कन्वर्ट हुई थी इसमें FeSO4 प्लस Cu में, यही तो हुआ था। अब देखिए
ये क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड्स। जो भी हमारे फिजिकल मेथड्स हैं उससे हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, यानी जो चीज पहले थी वही चीज नहीं बना सकते। क्या पॉसिबल है FeSO4 को मैं दोबारा से CuSO4 और Fe में कन्वर्ट कर दूं? ये पॉसिबल नहीं है। किसमें? केमिकल रिएक्शंस में। फिजिकल मेथड्स कौन से होते हैं भाई? फिजिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं? तो फिजिकल मेथड्स जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखे होंगे, जैसे कि इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? फिजिकल मेथड है। क्या मैं इसको इवेपोरेट करके क्या दोबारा से बना सकता हूं? नहीं बना सकता। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म कर दिया हमने भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से हम क्या इसको दोबारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा आपका फिल्ट्रेशन, ये सब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी, वो फिजिकल मेथड्स पढ़ रखे होंगे। फिल्ट्रेशन, डेस्टिलेशन, ये सारे आपके क्या थे? फिजिकल मेथड्स थे। तो हम इन फिजिकल मेथड्स की हेल्प से इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये आपकी है क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। क्लियर? अब भाई केमिकल रिएक्शन ये तो होती है। अब केमिकल रिएक्शन तो भाई हर जगह है। केमिकल रिएक्शंस तो हर जगह, तो कहां का है? जैसे कि हम क्या कर रहे हैं भाई, रेस्पिरेशन यानी सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे है भाई केमिकल रिएक्शन? हमें तो पता नहीं पड़ रही है कि कैसे केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए कैसे केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है? जिसमें कि न्यू सब्सटेंस और न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होती है। तो रेस्पिरेशन जब हम लेते हैं तो इसमें हमारा जो सब्सटेंस बनता है वो चेंज होकर दूसरा बनता है, यानी न्यू सब्सटेंस बनता है। तो इसकी हम लोग जो है इक्वेशन जो है वो आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, तब समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे है। दूसरी चीज भाई रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है, जो जंग लग जाती है किस पे? आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग गई, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अरे ये कैसे केमिकल रिएक्शन है भाई? केमिकल रिएक्शन वो कैसे है? देखो आयरन होता है, आयरन जो होता है वो आपका किसमें है? एटमॉस्फेयर में तो रखा हुआ है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा हुआ है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखने से इसमें रिएक्शंस होना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। तो रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है तो उस पर क्या हो जाती है भाई? जंग लग जाती है, तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तीसरी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो आपका दही जम जाता है, ये भी आपका क्या है? केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जो डाइजेस्ट हो रहा है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो ये आपके क्या हो गए? केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए कि क्या क्या होते हैं। और भी हो सकते हैं बहुत सारे, कुकिंग वगैरह, ये सब चीजें आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल है। अच्छा भाई ये तो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, चेंजेस कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या स्टेट चेंज हो सकती है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो पढ़ते हैं, वो डिस्कस क्या करते हैं। पहला चेंजेस जो होता है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, वो क्या है भाई? चेंज इन स्टेट। स्टेट में चेंज हो सकता है भाई। कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? वो ये पांचों चेंजेस आ सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। देखिए कैसे। फर्स्ट चेंज इन स्टेट। स्टेट कौन सी चीज हो गई? स्टेट मैंने बताया अभी क्या हो जाएगी भाई? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कोई चीज सॉलिड में है वो किस में? लिक्विड में चेंज हो जाएगी, या लिक्विड में है वो गैस में चेंज हो जाएगी। तो पहली केमिकल रिएक्शंस में क्या आ जाती है? चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में चेंज हो सकता है। दूसरी क्या आती है भाई? चेंज इन कलर। कलर क्या मतलब? कलर का मतलब हो गया ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, ये आपका सॉल्यूशन कैसा था? ब्लू किस में चेंज हो गया था? ग्रीन में। तो यानी आपका कलर में चेंज आ सकता है। तीसरा आपका होता है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर में चेंज कैसे? कोई भी कोल्ड चीज हॉट हो सकती है, ठीक। तो चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं। चौथी चीज क्या हो सकती है? इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी अगर हमने कोई भी रिएक्शन कराई, कोई भी रिएक्शंस कराने पर आपकी क्या हो सकती है? गैस इवॉल्व हो सकती है। तो वो भी आपका क्या हो गया? एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई किसकी? केमिकल रिएक्शन की। एंड पांचवी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो किसी किसी में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में जब आप टेस्टिंग करोगे लैब में, तो वहां पर क्या होगा? नीचे आपका टेस्ट ट्यूब के नीचे प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, यानी एक तरीके से गाढ़ा गाढ़ा सा दिखने लगेगा वो। तो वो आपका क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे? टेस्ट ट्यूब से किसी भी
उसका टेस्ट करोगे तो वहां पर प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा। तो पांचवा आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, पहचान सकते हैं कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है। तो इसी की हम लोग डिटेल स्टडी यहां पर करेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन पर। हाँ, अब आते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन पे। यहां से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जहां से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई, केमिकल इक्वेशन होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और केमिकल फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दें तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो उसकी केमिकल इक्वेशन है। भाई हमने क्या करा, कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और उसके केमिकल फॉर्मूला के टर्म्स में लिख दिया, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा और उसका कुछ ना कुछ हम सिंबल यूज करेंगे, वो आपका क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। अब भाई इसमें दो टर्म आ रहे हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या आला बला है भैया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो इक्वेशन है Zn प्लस H2SO4। हमने क्या लिया, जिंक ग्रेनुलस लिए, जिंक के कुछ टुकड़े लिए, उसको हमने H2SO4 सॉल्यूशन के संग क्या करा, मिलाया। ठीक है, यानी Zn था हमारे पास, उसमें हमने H2SO4 सॉल्यूशन मिलाया तो हमारी रिएक्शन होगी क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4 प्लस H2, यानी ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन बना और H2 आपकी गैस इवॉल्व हुई। तो भाई रिएक्टेंट क्या हुआ। अब इसमें इस इक्वेशन में आपका केमिकल फॉर्मूला तो ये यूज हो रहा है भाई, हर किसी का केमिकल फॉर्मूला यूज हो रहा है। और सिंबल क्या है भाई, ये सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक्वस, गैस, सॉलिड, ये क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज हुई। तब इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है भाई, रिएक्टेंट आपका बोला जाता है ये वाला पार्ट, क्या, रिएक्टेंट। और ये जो पार्ट बोला जाता है ये आपका क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रिएक्टेंट आपका वो होता है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन। ये सब्सटेंस जो है इनमें क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो जो सब्सटेंसेस में चेंजेस आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्लियर। दूसरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है भाई, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो भी आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है रिएक्ट होने के बाद, ये रिएक्ट होने से पहले के और ये रिएक्ट होने के बाद जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है इस रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ भाई, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट को अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये एरो, इस एरो से जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा वो आपका क्या होगा, रिएक्टेंट। और जो भी आपका एरो से राइट हैंड साइड में होगा वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। ये चीज होती है क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की। तो ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन, जिसमें रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा और सिंबल होंगे। क्लियर हुआ। तो ये बात थी किसकी, केमिकल इक्वेशन की। अब भैया केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन में हम इस केमिकल इक्वेशन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। भाई सुंदरता को कैसे बढ़ाएं भाई, जैसे कि लड़कियां क्या करती हैं भाई, बढ़ाने के लिए अपनी सुंदरता को क्या करती हैं, फेयर एंड लवली वगैरह यूज करते हैं, नहीं करते। और लड़के क्या करते हैं, फेयर एंड हैंडसम यूज करते हैं। तो भाई ऐसे ही केमिकल इक्वेशन की हम सुंदरता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें सिंबल्स यूज करते हैं। तो वो सिंबल हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए कोई भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उस सुंदरता को भूल जाओ, अब आ जाओ मेन, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग कुछ फिजिकल स्टेट्स यूज करते हैं। क्या चीज भाई, फिजिकल स्टेट्स। देखिए फिजिकल स्टेट्स जितनी भी ये सारी है ये आपकी फिजिकल स्टेट्स है, ठीक है, जिससे कि आपकी केमिकल इक्वेशन क्या दिखने लगती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो जाती है। देखिए पहली क्या है भाई, फॉर सॉलिड। सॉलिड के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल जो यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, एस। क्या यूज करते हैं, एस। फॉर लिक्विड, लिक्विड जहां पर आएगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एल। तो आपका इक्वेशन में ये चीज आप अगर लिख के आओगे केमिकल इक्वेशन के साथ तो नंबर जो है वो पूरे में से पूरे मिलेंगे। और हो सकता है आपसे ऐसा पूछ भी ले कि भाई सिंबल और रिप्रेजेंटेशन उसमें एक्सप्लेन करो। तो फॉर लिक्विड क्या हो जाएगा, एल। फॉर गैसेस, गैसेस के लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे हम, जी। फॉर एक्वस सॉल्यूशन सिंबल इज AQ। अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि आपका वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी सॉल्वेंट पार्ट जो होगा, यानी जिसमें वाटर जो होगा वो काफी प्रेजेंट होगा,
ठीक है, जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर होगा। फॉर गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, अगर रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको किससे शो करेंगे, इसको हम एरो से शो कर देंगे कि गैस प्रोड्यूस जो हो रही है वो एरो, यानी अपवर्ड एरो। अब फॉर प्रेसिपिटेट फॉर्म, वही प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म हो सकता है, मैंने बताया पहले। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो उस रिएक्शंस में तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेसिपिटेट कहां फॉर्म होता है, डाउन में, ठीक। तो उसको हम डाउनवर्ड क्या करते हैं, सिंबल उसका यूज करते हैं। तो भाई आते हैं इक्वेशन पर। Zn, Zn कैसा होता है भाई, ग्रेनुअल्स उसके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ZnS, इंफॉर्मेटिव बना दी। H2SO4, यहां पर H2SO4 जो है ये डाइल्यूट यूज कर रहे हैं, और डाइल्यूट वर्ड का ही मतलब है उसमें वाटर की क्वांटिटी हमने ऐड करी है, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 यूज करा, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या है भाई, एक्वेस है, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, एक्वेस AQ। इसके बाद क्या फॉर्म हुआ, ZnSO4। अब ZnSO4 जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, यानी ZnSO4 किस फॉर्म में आएगा भाई, एक्वेस फॉर्म में, क्योंकि उसमें भी वाटर प्रेजेंट होगा, जब इसमें है तो इसमें भी होगा। दूसरी चीज H2 गैस निकलेगी भाई, यहां से ZnSO4 बन गया और H2 बचा, तो H2 यहां से निकल जाएगा, तो H2 क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक गैस है। तो गैस है, हमने गैस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, G से। गैस को रिप्रेजेंट G से भी कर सकते थे, और यहां पर मैंने बोला था फॉर गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एरो, तो यहां पर आप एरो से भी इसको दिखा सकते थे। ये होती है आपकी केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, कैसे उसको हम इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, ये चीज। तो आप लोग इसी तरीके से नोट करते जाना, मैं बहुत सिंपल वे में और सिंपल क्या कहते हैं लैंग्वेज में आपको नोट्स यहां पर प्रोवाइड करा, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। ये बात हो गई किसकी, इंफॉर्मेटिव की। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर भी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग टेम्परेचर भी देखोगे, क्योंकि भाई कोई रिएक्शंस जो होती है वो किसी ना किसी टेम्परेचर पर होती है, ठीक, प्रेशर पर होती है, कोई ना कोई हम लोग उस पर प्रेशर लगा के उस रिएक्शन को रिएक्ट कराते हैं। तीसरी है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी हम कभी कभार यूज करते हैं। भाई कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आपका होता है जो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। अगर हम कोई कैटलिस्ट क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, बहुत फास्ट कर देगा। तो हम कैटलिस्ट भी कहीं कहीं हम लोग रिएक्शन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। तो आपका जैसे एरो होता है, इस एरो पर भी हम लोग टेम्परेचर को लिख देते हैं, जैसे कि एरो पर हमने टेम्परेचर लिख दिया, कोई भाई 373 केल्विन टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है, प्रेशर पर हो रहा है, प्रेशर के टर्म्स में लिख दिया, कैटलिस्ट हमने कोई यूज किया वो लिख दिया। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपके यूज होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर और कैटलिस्ट को लेके, कौन कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये पार्ट था आपका किसका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और कैसे केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करेंगे हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग और क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। कहीं कहीं स्केलेटल इक्वेशन भी लिखा आ सकता है और कहीं कहीं आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी पूछ सकता है। तो देखिए क्या होता है, those equations which shows the reactant and product so formed without balancing them, यानी जो रिएक्टेंट साइड है, मैंने बताया रिएक्टेंट साइड कौन सा होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड्स आपका क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड का मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स जो है आपके रिएक्टेंट साइड्स और जो नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड्स वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस ही समझ में आ रहा है, यानी वो अनबैलेंस्ड है। जैसे कि भाई आपका हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस यूज करते हैं हम लोग इस तरीके से तो यूज करते हैं, भाई दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बट ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, यानी एक साइड ऊपर है और एक साइड नीचे है। तो यहां पर यही चीज है कि आपके जो एटम्स हैं वो डिफर कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स। देखिए कैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया किसके संग, ऑक्सीजन के संग, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या करेगा भाई,
रिएक्शन करने के बाद क्या आएगा आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा आपका MgO। तो ये MgO प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसमें अगर हम देखें भाई इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स, यहां पर ऐसे बना लेना, इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट्स, यहां पर लिख लेना रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट एक साइड। अगर हम रिएक्टेंट्स की साइड देके बात कर रहे हैं किसकी, Mg की, क्या ले रहे हैं भाई, सबसे पहले हमारा Mg है और ऑक्सीजन है। Mg कितने हैं भाई रिएक्टेंट साइड है 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड है ऑक्सीजन 2। अगर हम प्रोडक्ट साइड बात करें तो प्रोडक्ट साइड Mg कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1। इसका मतलब भाई Mg तो चलो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है भाई, अनबैलेंस्ड है कि नहीं है, तो इसीलिए हम इस इक्वेशन के क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ले ली भाई, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के संग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा आपका H2O। अगर इसमें भी देखें भाई रिएक्टेंट साइड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक, और इसमें प्रोडक्ट साइड भी हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2 है, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड कितने हैं 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन पर। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होगी, जस्ट इसका रिवर्स, जो अनबैलेंस्ड है उसका रिवर्स, यानी जो भी नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड्स और जो भी नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड्स, वो क्या हो जाएंगे आपके इक्वल होंगे। तो वही है द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स के रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल होंगे किसके, प्रोडक्ट साइड के। चलो भाई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया Zn प्लस H2SO4, Zn लिया, उसको हमने H2SO4 के संग क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2। यहां पर देखें भाई इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स, ठीक, रिएक्टेंट साइड्स Zn हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमने Zn ले लिया, और दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ले लिया, तीसरा क्या है सल्फर है, सल्फर ले लिया, चौथा क्या है ऑक्सीजन है। दोनों साइड देखो भाई Zn का एक क्या है, एक एटम है, रिएक्टेंट साइड इसमें भी Zn का कितने एटम है, एक एटम है। हाइड्रोजन के देखें, हाइड्रोजन के कितने रिएक्टेंट साइड 2, उधर भी कितने हैं 2। एस के सल्फर का एक, यहां पर भी एक, ऑक्सीजन के कितने हैं 4 और यहां पर भी कितने हैं 4। यानी इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी है। तो जब ये बैलेंस्ड है यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड एटम्स क्या है बराबर है, तो वो क्या हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन की। बट हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस्ड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि कैसे कोई भी अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस्ड करेंगे। तो भाई सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग ये ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं भाई, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों जरूरत है बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को। देखिए बैलेंस करने की केमिकल इक्वेशन को जरूरत इसीलिए है, आपने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा 9th क्लास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था भाई, मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारा क्या होता है, जितना भी रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में। तो यही केमिकल इक्वेशन जो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो है वो फॉलो करती है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने की वजह से हमें इसमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमें प्रोडक्ट साइड बनाने पड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर होगा कि द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड बिकॉज द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड because the chemical equation must be balanced because the law of conservation of mass, because the law of conservation of mass, law of conservation of mass must be
hold good must be hold good during a chemical equation, during a chemical equation। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, इसमें बैलेंस करनी पड़ती है इक्वेशन की। तो अब हम लोग भाई, मैंने बता दिया कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास तो लिखवाने की जरूरत है ही नहीं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस्ड कैसे करते हैं। ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन आना फिक्स है कि आपको कोई ना कोई इक्वेशन दे दी होगी, उन इक्वेशन को आपको बैलेंस करना होगा। एकदम सटीक मेथड बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा, एक तो सिंपल मेथड और एक आपका मेथड जो है वो दूसरा होगा जो बुक से रिलेटेड नहीं होगा, वो मैं अलग मेथड बताऊंगा। तो कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे, तो चलिए देखते हैं बैलेंस कैसे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, आपके एग्जाम में यही ऐसे इक्वेशन दे दी जाएंगी और उनको पूछा जाएगा कि इन इक्वेशन को बैलेंस करो, ठीक है। तो पहले मैं सिंपल मेथड यानी दो मेथड बताऊंगा मैं। कोई भी अगर आपकी इजी अगर क्या हो जाए, केमिकल इक्वेशन आ जाए, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट कर देंगे बैलेंस, ठीक है। और अगर थोड़ी सी टिपिकल आ जाए तो हम किस तरीके से करेंगे, वो मेथड भी मैं दूसरा बताऊंगा। तो देखिए पहले हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें एलिमेंट लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे एंड प्रोडक्ट लेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर, एलिमेंट लिया, रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट लिया। एलिमेंट आपका क्या क्या एलिमेंट है भाई, Fe है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यही तीन चीज है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन लिख लो, फिर हाइड्रोजन लिख लो। ध्यान रखो, सबसे पहले आपका जो भी एलिमेंट होगा, मेटल या नॉन मेटल, मेटल या नॉन मेटल को छोड़ो, जो भी एलिमेंट होगा वो लोगे। ऑक्सीजन लोगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें तो उसके बाद ऑक्सीजन लोगे, और हाइड्रोजन सबसे एंड में लोगे। यानी इसको बैलेंस भी हम इसी क्या करेंगे, वे में करेंगे। Fe को देखो, रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 3। ऑक्सीजन के कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 1 और प्रोडक्ट साइड कितने हैं 4। H2 यानी हाइड्रोजन की रिएक्टेंट साइड कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2। क्लियर। तो भाई अब हम कैसे बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस करने के लिए मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे भाई, आयरन का लेंगे, एंड देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे एंड में लेते हैं। आयरन पर आओ भाई, आयरन में यहां पर 1 है और यहां पर 3 है, यानी हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। अब 3 बनाने के लिए हम इस रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लीकेशन किया तब जाके ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने पे क्या हो जाएगा, Fe प्लस H2O, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या करोगे, ब्रैकेट लगा लोगे पहले, Fe3O4 प्लस H2। ये आपने क्या करा भाई, ब्रैकेट लगा दिया। अब इस ब्रैकेट लगाने की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसमें अप्लाई करेंगे। भाई 3 आ रहा है तो 3 हम लोग रिएक्टेंट साइड लगाएंगे, यहां पर इसके 3 एटम्स लगा दिए। 3 एटम्स यहां पर लगा दिए तो यहां पर भी प्रोडक्ट साइड भी हम चेक करेंगे, भाई Fe3 है, ये तो हो गया बैलेंस्ड। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं 4, यहां पर कितने हैं 1, तो यहां पर हम मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे, 4 का। अब 4 का यहां पर मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो 4 का मल्टीप्लीकेशन कैसे हो जाएगा भाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दें और यहां पर 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 4, यानी रिएक्टेंट साइड हमने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। बट उसके बाद जो बैलेंस्ड किया है उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो देखो Fe3 दे, Fe3 यहां पर भी दे, Fe3 यहां पर भी है, यानी यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे रिएक्टेंट साइड, 4 ही एटम्स है प्रोडक्ट साइड, यानी कोई भी चेंज नहीं आया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन में जहां पर देखो रिएक्टेंट साइड कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हो गए तो इसका मतलब 2 को हटा देंगे यहां से और यहां पर क्या कर देंगे 8 लिख देंगे, या फिर ऐसा कर देना 2 और 4 का मल्टीप्लाई करके 8 हो गए, यहां पर 8 हो गए। तो रिएक्टेंट साइड जब 8 हो गए तो प्रोडक्ट साइड भी हमें 8 बनाने हैं। तो प्रोडक्ट साइड 8 कैसे बनाएंगे भाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लीकेशन करने पर। तो प्रोडक्ट साइड कहां पर करेंगे, 4 का मल्टीप्लीकेशन कहां पर होगा, यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन करने पे 8 बन गए। अब चेक कर लो दोबारा से, Fe3 है, Fe3 है, यानी 3 आयरन के आइटम्स है यहां पर प्रोडक्ट साइड और 3 ही आइटम्स है किसके, रिएक्टेंट साइड।
ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के 4 हो गए रिएक्टेंट साइड और 4 ही हो गए प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन के देखें 8 हो गए किधर रिएक्टेंट साइड और 8 ही हो गए प्रोडक्ट साइड, यानी इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस्ड हो गई। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। इस तरीके से हम क्या करते हैं बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। बट ये मेथड जो है भाई अगर बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाती है, आपसे बड़ी बड़ी इक्वेशंस में देखोगे तो वहां पर ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि भाई ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हिट एंड ट्रायल करके ही तो देख रहे हैं भाई, हो सकता है यहाँ पर चेंजेस आ जाए। अब मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूं, यहाँ पर चेंज करने के बाद मैं बता रहा हूं ना चेक करना पड़ता है। चेक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभार चेंजेस आ जाते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हम दूसरा मेथड भी इसका पढ़ेंगे कि अगर कोई बड़ी इक्वेशन आ गई तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। चलो भाई दूसरा हम एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी मेथड से। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने H2 प्लस Cl2, यानी हमने क्या लिया हाइड्रोजन का क्लोरीन के संग जब हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा HCl। इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी भाई ऐसी टेबल बनाएंगे। बना लो एलिमेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नहीं तो प्रैक्टिस करते करते तुम लोग यहीं पर क्या करोगे चेंज कर सकते हो डायरेक्ट। एलिमेंट क्या है भाई, सबसे पहले मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लास्ट में लेंगे। क्लोरीन ले लो Cl, इसके बाद हाइड्रोजन, दो ही चीजें हैं तो दो चीजें आ गई। रिएक्टेंट साइड कितने हैं भाई, दो यहां पर है रिएक्टेंट साइड क्लोरीन के, और दो ही एटम्स किसके हैं हाइड्रोजन के हैं। प्रोडक्ट साइड कितने हैं हाइड्रोजन एक और क्लोरीन के कितने हैं एक। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड हमें इसको दो बनाना है, तो दो बनाना है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन, दोनों जगह 2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट साइड एक ही दोनों है HCl, तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस मेथड से क्या करते हैं कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो इस जो वीडियो में था आज मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाए उसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो उस मेथड को मैं बताऊंगा। बहुत सटीक मेथड है, आप एक बार अप्लाई करोगे एक बार में सीख जाओगे किस तरीके से अप्लाई करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। वन मोर थिंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं थोड़ा सा क्या करूंगा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा। बट कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कैसा लगा केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर, और अगर फास्ट हो तो उसको मैं इंप्रूव करूंगा। सो थैंक यू सो मच।